हेलो गाइस, वेलकम टू IBTS यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि हरियाणा ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज दी हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस, इकोनॉमिक्स एंड मैनी मोर। सो हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंसेस के ऊपर, जिसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। वैसे आपको पता है कि जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एक लेक्चर दो लेक्चर में कंप्लीट होने वाला नहीं है, लेकिन उसका एक बेसिक्स के ऊपर मैं एक जर्नल डिस्कशन करने वाली हूँ आज पहले लेक्चर में। इसके बाद आगे आगे हम डिस्कशंस करेंगे और इनके ऊपर डिटेल मतलब पूरे का पूरा डिस्कशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। इसके लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए या केमिस्ट्री के लिए या किसी और सब्जेक्ट के लिए किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई लेक्चर चाहिए तो आप लोग हमें बता सकते हो, हम लोग आपको वो वाला लेक्चर जरूर प्रोवाइड करेंगे। सो चलो जल्दी से शुरू करते हैं विद क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। ओके, देखिए गाइस, क्रोमेटोग्राफी है क्या जनरली। जैसे आपको सामने स्लाइड के ऊपर दिख रहा है, एक जर्नल बात करें कि आपने एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लिया, स्पॉट ऑफ अ ब्लैक इंक ऑन पेंसिल लाइन, उसने सिर्फ एक ब्लैक इंक को स्पॉट करा हुआ है। फिर आपने उसको पानी में रखा, देन वाटर जैसे जैसे राइज अप हो रहा है, टेकिंग डाइज अलॉन्ग विद इट। अगर कोई भी डाइज है मतलब बीच, तो वो उनको अपने अपने साथ लेके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डाई को क्या कर दिया रहा है, वो सेपरेट डिफरेंट कलर स्पॉट ऑफ डाई सेपरेटेड फ्रॉम ब्लैक इंक। उस ब्लैक इंक में और कौन कौन से कलर थे, सबकी उसने अलग अलग क्या बना दी, लेयर्स। ठीक है, सो ये क्या है, ये है जर्नल क्रोमेटोग्राफी। एक जर्नल हो गया ना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्रोमेटोग्राफी का जो हम ग्रेजुएशन में सीखते हैं, वो हो गया ये। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए आप। वैसे जनरली क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं और वो क्या होती है। जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है ना बच्चे, वो बहुत ज़्यादा सारी मॉडिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसलिए अब बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स को उनके बीच में क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है गैस क्रोमेटोग्राफी होता है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, हाई पावर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी रहती है, अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी रहती है, अल्ट्रा परफॉर्मेंस कन्वर्जेंस क्रोमेटोग्राफी रहता है, आर यूज्ड बाय फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च इंडस्ट्रीज। ये सब इनको यूज करती हैं क्योंकि ये क्या है, एडवांस टेक्निक्स हैं। एंड इन दिस यूनिट वी शेल स्टडी मॉडर्न एडेड क्रोमेटोग्राफी सच एज GLC, okay, which is gas liquid chromatography, high perform liquid chromatography HPLC and super critical fluid chromatography। इनके ऊपर भी बात करेंगे और इनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। पहले हम एक जर्नल सेटअप के बारे में पढ़ते हैं कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के बीच में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं या टर्म्स यूज होती हैं, उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। ओके, चलो शुरू करते हैं। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है पहले गाइस, देखिए पढ़िए, डेफिनेशन को पढ़ते हैं पहले, फिर मतलब समझते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस है ना, ये कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं है कि फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्व करेंगे दैट्स इट। नहीं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जनरली है थ्योरेटिकल बेस, है ना। सो देखिए, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर द सेपरेशन ऑफ टू फेसेस इन अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के बीच में दो फेसेस हैं, उनको सेपरेट करने का क्या है, टेक्निक है। वो जो फेसेस हैं दोनों, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। द वन इज स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी मतलब स्टैटिक, लाइक पॉज पे लगा हुआ रेस्ट वाला फेस है। ओके, एंड द सेकेंड वन इज मोबाइल फेस, मतलब एक मूविंग फेस है। दो फेसेस हैं। ओके, पहली चीज हमें पता चला कि उस मिक्सचर के बीच में दो तरह के फेसेस हैं। स्टेशनरी फेस इज नॉन वॉलेटाइल लिक्विड कोटेड ऑन द सॉलिड सरफेस। नेचर देखो आगे, स्टेशनरी फेस कौन सा है, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड कौन सा होता है, जिसके वेपर्स नहीं बन सकते होते। नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स नहीं बन सकते होते, ऐसा लिक्विड है जिसको एक सॉलिड सरफेस के ऊपर कोट करा गया है, वो क्या है हमारा स्टेशनरी फेस। एंड मोबाइल फेस इज कैरियर गैस which is inert in nature, that is unreactive gas such as this। कैरियर गैस का मतलब होता है जो बाकी गैसेस या बाकी मटेरियल जो लिक्विड्स हैं उनको एक जगह पे दूसरी जगह पे पास करने के लिए यूज होती हो। जैसे LPG वगैरह को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पे पास करने के लिए जो कैरियर गैसेस यूज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना, वही तरह की। बट इट शुड बी इनर्ट। इनर्ट मतलब कि वो खुद कोई रिएक्शन ना कर दे, है ना। तो इनर्ट इन नेचर मतलब कोई हीलियम, नियोन, आर्गन, ऐसी वाली गैसेस बहुत ज्यादा क्रोमेटोग्राफी में यूज होती हैं।
गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ऑफ कोर्स दो चीजों को डिफरेंट करती है, तो पार्टीशन तो हुई ना, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज गैस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और वेपर फेज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्योंकि इसमें वेपर फेस में भी लेके आया जाता है, लिक्विड को वेपर फेस में भी लेके जाया जाता है, इसलिए वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है। आगे ही पढ़ते हैं हम। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज गैस क्रोमोग्राफ। कौन सा यूज होता है? गैस क्रोमेटोग्राफ, सॉरी गैस क्रोमेटोग्राफ यूज होता है लिक्विड। आगे आ जाइए, इंस्ट्रूमेंट। प्रिंसिपल ऑफ जीएलसी, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? कहते हैं इज बेस्ड ऑन पार्टीशन ऑफ स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। जिन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, ये क्या होएगा और ये क्या होएगा। स्टेशनरी फेस इज लिक्विड and it is selected on the basis of polarity by rules of like dissolve law। like देखो, आप जो सेपरेशन कर रहे हो, आप किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कर रहे हो, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसा है? जो आप दूसरा एक सब्सटेंस और लिया हुआ है, जो एक और लिक्विड है, उसके बीच में वो घुल रहे, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में घुलते हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में घुलते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक वाले के बेसिस पे, पोलैरिटी के बेसिस पे सिलेक्ट करा जाता है कि कौन सा लिक्विड लेना है। द सिलेक्टेड लिक्विड सोल्यूशन इज पोलर लिक्विड। पोलर तो पहले पोलैरिटी की बात हुई, तो पोलर तो होएगा, मतलब उसकी उनके बीच में लिक्विड जिन भी दो चीजों से बना है, मान लो कोई वो जो लिक्विड है वो HCl है, ओके, तो उसमें पोल्स, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोलैरिटी होनी चाहिए। वो Cl का लिक्विड नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही ना चले कि पॉजिटिव कौन है तो नेगेटिव कौन है, नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी डिफरेंट एंड विच इज एबल टू इंटरैक्ट विद सॉल्यूट पार्टिकल्स, और वो एबल होना चाहिए जो सॉल्यूट पार्टिकल है उनके साथ इंटरैक्ट भी करे, ओके। एंड द सैंपल मिक्सचर आफ्टर पासिंग थ्रू द स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस विल सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब उसने सेपरेट किस बेसिस पे होना है? ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि उस लिक्विड के बीच में ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फिर अब बात है सेपरेशन की, तो हम क्या देख रहे हैं कि उसको सेपरेट किसके बेसिस पे होना चाहिए? तो वो होना चाहिए पार्टीशन कोएफिशिएंट के। ठीक है, पार्टीशन कोएफिशिएंट किसी का कैसे फाइंड करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्यूट सोल्यूशन तो आप सब बहुत अच्छे से समझते हो क्योंकि मास्टर्स हो है ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन गैस, और गैस में कितना है, उन दोनों का रेशो निकालेंगे हम, तो हमें उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट पता चल जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए। पार्टीशन कोएफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड सोल्यूशन। ऑफ कोर्स कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होएगा सॉल्यूट का लिक्विड सोल्यूशन में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इफ द पार्टीशन कोएफिशिएंट इज लेस देन द एल्यूशन ऑफ कंपोनेंट इज फास्ट। और अगर यहाँ पे देखिए ना पीछे, कॉन्सेंट्रेशन इन लिक्विड के बीच में सॉल्यूट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सो दैट मीन्स कितना एल्यूट करेगा पार्टिकल, कितनी जल्दी एल्यूशन होएगी, मतलब पार्टीशन होएगी, सेपरेशन होएगी, वो इस किसके ऊपर डिपेंड करता है? पार्टीशन कोएफिशिएंट पे। वो जितना ज्यादा कम होएगा उतना ही ज्यादा एल्यूशन ऑफ कंपोनेंट पॉसिबल है, एंड वाइस वर्सा। मोर वॉलेटाइल सब्सटेंस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है बहुत अच्छे से वॉलेटाइलिटी जो होती है ना एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना गाइस, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले कॉन्सेप्ट हैं, दोनों एक दूसरे से उल्टे कॉन्सेप्ट हैं। जो ज्यादा वॉलेटाइल है दैट मीन्स इट हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर वेपर प्रेशर विल हैव मोर कॉन्सेंट्रेशन इन मोबाइल फेस एंड देयरफॉर विल एल्यूट फास्ट। देखो कहते हैं कि जितना हायर वेपर प्रेशर है ना किसी का, उसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जिसकी मोबाइल फेस में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उसका क्या होएगा? वेपर प्रेशर भी ज्यादा होएगा, दैट मीन्स वो क्या करेगा? वो एल्यूट भी क्या करेगा? फास्ट करेगा। ब्रांच चेन कंपाउंड एंड कंपाउंड हैविंग लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी आपको बॉइलिंग पॉइंट का पता है, बॉइलिंग पॉइंट किन किन कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता होता है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मतलब कार्बन चेन जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है, लेकिन उनमें से एक ब्रांचिंग वाला मॉलिक्यूल है, जैसे मैं ले लूं, जैसे पेंटेन, आप एक जनरल एग्जांपल ले लो गाइस। एक आपके पास पेंटेन है, एक देखो मैंने स्ट्रेट चेन का पेंटेन बना दिया, एक मैं और पेंटेन बना रही हूँ जिसमें मैं थोड़ी सी ब्रांचिंग रख रही हूँ, और देखो तीनों में क्या है, मतलब सॉरी इन दोनों एग्जांपल्स में क्या है? कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है,
लेकिन इसमें एक लीनियर चेन में है, इसमें ब्रांचिंग में है। तो ब्रांचिंग आने से क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वही बात उसने बोली, अगर ब्रांच्ड है या कम कार्बन वाला है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा एंड वो ज्यादा वॉलेटाइल होएगा, देयरफॉर विल एल्यूट फास्ट, वो ज्यादा फास्ट एल्यूट करेगा देन द कंपाउंड हैविंग हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, छोटे ज्यादा एल्यूट करेंगे, और अगर दो सेम साइज के हैं तो जिसके पास ब्रांचिंग ज्यादा है वो क्या करेगा, ज्यादा एल्यूट करेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए। सिमिलरली लेस पोलर कंपाउंड, लेस पोलर जिनकी पोलैरिटी कम है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड विल एल्यूट फास्ट। अगर पोलैरिटी कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, दैट मीन्स वो ज्यादा एल्यूट करेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करता, वो बहुत सारी कि किस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है, जो हम ऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें भी जब जब कॉन्सेप्ट आता जाएगा तो हम पढ़ेंगे किस तरह का बॉन्ड है, उसमें वंडरवॉल फोर्सेस है, उसमें डायपोल डायपोल है या हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पोलर है। And then the compounds having more polarity, in conclusion, more polar compounds are retained for long period in the column. वो retained रहते हैं ज्यादा polarity वाले compound। जितनी ज्यादा कम polarity है उतना lower boiling point है, उतना ज्यादा elute हो जाते हैं। Okay guys, next आ जाइए। एक इसमें टर्म यूज होती है रिटेंशन टाइम। ओके, पहले हम टर्म सीख रहे हैं, प्रोसेस तो सीखेंगे, है ना, सबके सीखेंगे प्रोसेसेस। सो टाइम टेकन बाय अ कंपाउंड टू ट्रेवल थ्रू द कॉलम टू द डिटेक्टर, कॉलम से डिटेक्टर की तरफ जाते हुए। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो सिलेंड्रिकल ये दिया हुआ है, इंजेक्ट होके यहाँ पे कॉलम में जब कोई गैस आती है या लिक्विड, तो वो यहाँ से डिटेक्टर की तरफ जाने में जो टाइम लगता है, ये देखेंगे कब कहाँ पहुंचती है। मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो कॉलम से डिटेक्टर तक जाने में जितना टाइम लगता है किसी कंपाउंड को, वो उसका रिटेंशन टाइम होता है, और वो डिपेंड करता है नीचे दिए हुए फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले वो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड का लो है तो उसका रिटेंशन टाइम भी लेस होएगा एज कम्पेयर टू कंपाउंड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, लोअर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्या हो जाएगा, वो जल्दी एल्यूट होएगा। ओके गाइस, solubility in liquid phase और more soluble in liquid phase implies higher retention time। जिसकी solubility ज़्यादा है ना liquid phase में, मतलब वो ज़्यादा dissolve हो रहा है, वो ज़्यादा टाइम लेगा ऊपर जाने में, उनकी retention time क्या होएगा guys, higher होएगा। Temperature of column, higher the temperature of column, more readily all the solute particle in the column will evaporate। कहता जितना ज़्यादा टेम्परेचर होएगा कॉलम का, हायर द टेम्परेचर ऑफ कॉलम, उस कॉलम का टेम्परेचर जितना ज्यादा होएगा उतनी जल्दी सॉल्यूट पार्टिकल इन द कॉलम विल इवेपोरेट हो जाएंगे एंड सॉल्यूट विल एल्यूट फास्टर, विल हैव लेसर रिटेंशन टाइम। ऑफ कोर्स ज्यादा जल्दी गैस बनेगी, जल्दी एल्यूट करेंगी और रिटेंशन टाइम कम हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए। इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं हम इनका। सबसे पहले इंजेक्शन पोर्ट देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है इंजेक्टर पोर्ट, है ना, काम देखिए। इन इंजेक्टर पोर्ट द सैंपल इज इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो सिरिंज की हेल्प से इसमें सैंपल इंजेक्ट करा जाता है थ्रू अ सिलिकॉन रबर septum and this rubber septum wrestles itself after the injection of sample into the column। okay, इंजेक्शन कर दिया जाता है तो वो wrestles पे the injection part is kept in a oven so that sample in the liquid state it can be converted into vapor phase first। पहले उसको वेपर्स में, क्योंकि जल्दी करेगा ना तो वेपर्स में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, इवेपोरेशन तो उसकी बढ़ानी पड़ेगी। देन इट इज कैरिड इनटू कॉलम विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस। अब यहाँ से कॉलम की तरफ जाना है तो जाना किनका, कोई कैरियर गैस चाहिए एंड कैरियर गैस शुड बी इनर्ट इन नेचर एंड इन अ पैक्ड कॉलम दिस टू दिस माइक्रोन लीटर sample is injected where in capillary column only a small volume of sample is injected। ठीक है, अगर पैक्ड कॉलम है तो उसमें ज्यादा हो जाता है, अगर कोई कैपिलरी कॉलम है तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल क्या होता है गाइस, इंजेक्ट होता है। इफ द सैंपल इज इन सॉलिड स्टेट देन द सैंपल इज प्लेस्ड इन ग्लास एम्फुला। ओके, अगर सैंपल सॉलिड है तो फिर उसको ग्लास एम्फुला में, और अगर एंड देन सैंपल इज क्रश्ड आफ्टर प्लेस इट इन गैस स्ट्रीम। पहले उसको क्रश करके फिर उसको गैस में चेंज करा जाता है क्योंकि चाहिए हमें गैस। सो वो लिक्विड होएगा तो सीधा प्रोसेस, और अगर वो पहले क्या है सॉलिड है तो उसको गैस एम्फुला में रख के उसको क्रश करके फिर उसको गैस में कन्वर्ट करा जाएगा। नेक्स्ट आ गया इंजेक्शन टेम्परेचर। The injection temperature should be higher so that the sample can easily vaporized into column। ज़्यादा रखा जाता है, but it should not too high
अदरवाइज इट विल डिग्रेड द रबर सेप्टम, रबर सेप्टम को भी खराब कर सकता है ना वो, तो इतना हाई नहीं रखना, अपने सेटअप के हिसाब से रखना है। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़िए आगे जी। कॉलम्स, कॉलम्स कैसे, दो तरह के कॉलम्स जीएलसी में यूज होते हैं, पैक्ड और कैपिलरी। अभी हमारी बात हुई, पैक्ड आर वेरियस शेप सच एज स्क्वायर्ड ट्यूब, यू शेप, डब्ल्यू शेप्ड ट्यूब, बट कॉमनली यूज्ड पैक्ड कॉलम इज स्क्वायर्ड ट्यूब यूज होती है। दीज आर दिस टू दिस सेंटीमीटर लॉन्ग, और इतना इसका विड्थ होता है। कॉलम्स आर मेड अप ऑफ टैफ्लॉन, ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। जैसे आपको पता है केमिस्ट्री में जो टेक्निक्स हैं, जो जितने भी यूटेंसिल्स यूज होते हैं वो ऐसे ही बने होते हैं ना। फॉर इनर्टनेस गैस कॉलम इज प्रेफर्ड, बट फॉर लॉन्गर कॉलम स्टेनलेस स्टील इज प्रेफर्ड। देखो फॉर इनर्ट, जितना ज्यादा अगर आपको इनर्ट रखना है तो गैस कॉलम इज मोर प्रेफरेबल। पॉइंट हुआ ना, इंपॉर्टेंट रखोगे, याद में रखोगे इस पॉइंट को। ओके, बट लॉन्गर कॉलम, अगर आपको एक लॉन्गर कॉलम के लिए चाहिए तो स्टेनलेस स्टील इज प्रेफर, सो दैट दे कैन स्ट्रेटेड फॉर पैकिंग इजिली, है ना। जीएलसी कॉलम इज कोटेड विद नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, याद रखोगे, सीधा पूछा जाता होता है ना। आपने यूजीसी या ऐसे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सैट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, या आप सबने उनके बीच में देखा होता है, जीएलसी कॉलम इज कोटेड विद नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। किसके साथ कोट होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल, मतलब जिस लिक्विड के वेपर ना बने। ओके, कैपिलरी कॉलम is this to this meter long and this meter wide, and these are made up of silica and glass. Capillary columns are most commonly used instead of packed column, ये ज्यादा यूज होते हैं, are known as open tubular column भी कहते हैं इनको। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए। कॉलम टेम्परेचर इज लेस देन इंजेक्टेड टेम्परेचर, उससे कम होना चाहिए। इट इज अबाउट दिस टू दिस डिग्री सेल्सियस ओनली। इफ द टेम्परेचर ऑफ द कॉलम इज टू हाई, द सैंपल इज कन्वर्ट फर्स्टली इनटू गैसियस फेज एंड इल्यूशन टेक्स प्लेस विच विल लोअर द क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन। हमें क्वालिटी के ऊपर भी तो काम करना है ना, तो वो ज्यादा टेम्परेचर होएगा तो वो जल्दी से गैसियस फेज में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन क्या हो जाएगी गाइस, लोअर हो जाएगी। एंड the temperature of column should not be too low, because at lower temperature resolution will be increased and but sensitivity will decrease due to slow elution of sample, and peak will separate by large gaps। बहुत डिफरेंट गैप्स के ऊपर उनकी क्या बननी शुरू हो जाएंगी, पीक्स। मतलब मान लो डिफरेंट सैंपल्स की पीक आ रही है तो उनके बीच में बड़ा गैप हो जाएगा। मान लो एक कितने, एक 25 डिग्री सेल्सियस पे आती है ना, एक जाके आनी है 37 पे, तो वहां तक टेम्परेचर लो रखा हुआ है तो बहुत टाइम लगेगा उधर जाके उसको सेपरेट करने में, है ना। सो ज्यादा हाई भी नहीं और ज्यादा लोअर भी नहीं। ये था गाइस हमारा आज का लेक्चर, दैट इज ऑन द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, जिसमें सिर्फ मैंने बेसिक्स बताए हैं। इसके बाद बैक टू बैक आपको और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इनके ऊपर। अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग इस लेक्चर को देख सकते हो। और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कोचिंग चाहिए तो आप लोग हमारी टीम से अप्रोच कर सकते हो ऑन दिस नंबर। और अगर आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए, आपको पूछना है कि कैसा पेपर होएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन चाहिए या कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको उसके ऊपर एक लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में। उसके लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।